सो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क। तो टॉर्क को सबसे पहले एक हेडिंग देंगे हम यहाँ पर और थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में टॉर्क का मतलब क्या है। राइट, सी अगर मैं आपको बोलूँ कि एक हमारे पास एक बॉडी है जिसका कुछ लेंथ है L, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्ट कहीं सेंटर पे लाई करेगा यहाँ पर। ये बात बिल्कुल ट्रू है, अटल सत्य है ये बात। अगर मैं अलग अलग रीजन्स पर फोर्स लगाऊं, जैसे कि मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पर बच्चों F1, एक फोर्स लगाया बिल्कुल टॉप पॉइंट पर F2 और एक पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पर F3, तो ये फोर्स सेम टाइम पर नहीं लगाए, हमने अलग अलग टाइम पर लगाए। ठीक है, पहली बात, ये फोर्स सेम टाइम पर नहीं लगाए, अलग अलग टाइम पर लगाए। मुझे बताओ कि अगर इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ एक F2 फोर्स लग रहा होता तो क्या F2 की वजह से, क्या इस F2 की वजह से ये बॉडी ऐसे गिर जाती नीचे, ऐसे, ये बॉडी ऐसे है कि F2 की वजह से ऐसे नीचे गिर जाती? यानी कि कुछ ऐसा देखने को मिला कि फोर्स लगाने पर बॉडी सीधी नहीं जाकर बॉडी क्या रोटेट हो रही है, या आप ये समझो कि बॉडी ने कुछ ओमेगा वेलोसिटी गेन कर ली, ऐसे वी नहीं गेन किया, ओमेगा वी मतलब सीधी नहीं गई, ओमेगा वेलोसिटी गेन कर ली। अच्छा, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, सेंटर ऑफ मास पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये समझ आया मुझे कि ये बॉडी जो है ये सीधी सीधी यहां पर ऐसे चलकर आ गई, सीधी सीधी चलकर आ गई। सेम वे में जब मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो मुझे ये समझ आया कि ये बॉडी का अगर ये एंड A है और ये एंड B है तो ये बॉडी ने कुछ ऐसे इस तरह की फाइनल पोजीशन बना ली और ये बॉडी पहले यहां पर थी ऐसे, तो बॉडी ऐसे नीचे की तरफ ऐसे गिर गई। एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं लगा तो वही सेम फोर्स रहा हूं, मैंने यहां पर भी 10 न्यूटन लगाया, यहां पर भी 10 न्यूटन लगाया, यहां पर भी 10 न्यूटन लगाया, लेकिन बॉडी पर इस फोर्सेस का इफेक्ट कुछ अलग अलग नजर आया। एक केस में मुझे बॉडी का लीनियर मोशन नजर आया और दो फोर्सेस में मुझे बॉडी का रोटेशनल मोशन समझ आया। तो अगर मैं टॉर्क को डिफाइन करूं तो टॉर्क को हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि पहली बात, टॉर्क एक्चुअल में क्या, इट इज amount of rotation in the body. You can say torque is what? It is a turning effect. It is a turning effect of force. It is turning effect of force produced in body. Right? अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं हम, थोड़ा सा, है ना। पहले टॉर्क का मतलब जान लेते हैं। टॉर्क का मतलब कि बॉडी में फोर्स का कितना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका दरवाजा घर का। जब आप दरवाजे को ओपन करते हो तो दरवाजा ऐसे लीनियरली नहीं चलकर आता, दरवाजे से मुड़कर आपकी तरफ आता है। राइट, तो कुछ कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ना एक बॉडी के एंड को फिक्स कर रहा हूं। मान लो यहां पर मैंने एक पेंच लगा दिया, इस एंड ए पर, इस एंड पर मैंने एक पेंच फिक्स कर दिया जो कि मूवेबल है, इसको हिंज बोलते हैं, हिंज कर दिया हमने इसको। अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं यहां पर F1, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैंने इस पर फोर्स लगाया यहां पर ऐसे F2। तीसरी कंडीशन, मैंने फोर्स यहां पर लगाया F3। चौथी कंडीशन, मैंने यहां पर ऐसे फोर्स लगाया जी F4। एक ही बॉडी पर एक एंड फिक्स करके मैंने चार अलग अलग तरह से फोर्स लगाया। इस डायग्राम को बनाओ, यहां पर बहुत कुछ बनने वाला है। अब इस एंड को मैंने कर दिया यहां पर पाइवेटेड, या बोल दो फिक्स कर दिया मैंने, और इसी रोड के ऊपर मैंने चार अलग अलग तरह से फोर्स लगाया। राइट, इन फोर्सेस को जहां भी मैं लगा रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं x1 बोल रहा हूं, और बाकी फोर्सेस मैंने एंड पर लगाए तो टोटल डिस्टेंस को मैं r बोल रहा हूं। ये डायग्राम बना लो जरा जल्दी से। इस A एंड को मैंने फिक्स कर दिया, F3 फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, F4 लगाया ऐसे, F2 लगाया ऐसे, F1 लगाया ऐसे। राइट, तो हम ये चेक करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फोर्स है जो बॉडी को घुमा सकता है, फिर हम कुछ कंक्लूजन पर आएंगे। ऐसे कौन कौन से फोर्स है जो बॉडी को घुमा सकते हैं, फिर हम कंक्लूजन पर आएंगे टॉर्क को समझने के लिए। तो देखो, इसको फिलहाल मैं रब कर रहा हूं इस डायग्राम को।
चलो कॉमन सेंस, आप ही खुद मुझे बताओ जरा, क्या F2 रिस्पॉन्सिबल होगा रोटेशन के लिए? F2 की बात करूं, बॉडी को मैंने फिक्स कर रखा है, F2 क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? कॉमन सेंस, क्या F2 रिस्पॉन्सिबल होगा? लाइव क्लास, क्या F2 रिस्पॉन्सिबल होगा? बॉडी को कई तरह से किसी भी तरह रोटेशन दे सकता, नहीं दे सकता? कॉमन सेंस है बिल्कुल। दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे हो, इसका मतलब आप दरवाजे को जब अपनी तरफ खींचोगे तो रोटेशन नहीं मिल सकती। तो मुझे समझ आ रहा है कि F2 विल नॉट रोटेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। F1 रोटेट कर सकता है, F1 रोटेट कर सकता है, सोचो F1 रोटेट कर सकता है, F1 रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर रोटेट, F1 रोटेट कर रहा है, ओके बहुत बढ़िया। क्या F3 रोटेट करेगा इस केस में? सोचो, क्या F3 रोटेट करेगा? एक एंड फिक्स कर रखा है, सोच लो, F3 रोटेट करेगा क्योंकि एक एंड मैंने फिक्स कर रखा है। अगर ये एंड फिक्स ना होता तो शायद सेंटर ऑफ मास होता ही है, तो बॉडी लीनियरली ऊपर चली जाती, तो F3 भी रोटेट करेगा, F3 भी रोटेट करेगा। अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, आपके अकॉर्डिंग F1 और F3 में से रोटेशन ज्यादा किस केस में मिल सकती है? F1 और F3 के कंपैरेटिवली रोटेशन ज्यादा किस केस में मिल सकती है? F1 के केस में मिल सकती है, सबको ऐसा लग रहा है? क्योंकि कुछ कॉमन सेंस ऐसा मुझे नजर आ रहा है, अगर अपने दरवाजे को हैंडल को ढंग से देखोगे, जो दरवाजे का हैंडल भी होता है ना, दरवाजे का हैंडल, अगर ये दरवाजे का मैं एक्सिस प्लॉट कर लूँ, जो एंड फिक्स कर रखा है अपने दरवाजे का हैंडल का यहाँ पर लगा हुआ है, और आप हमेशा यहाँ से दरवाजे को खोलना पसंद करते हो, यहाँ पर क्यों नहीं करते भाई? यहाँ से भी तो खोल सकता हूँ। ये चीज़ समझाऊंगा मैं, देखो ये चीज़ मैं समझाऊंगा अभी। इतना ट्रू है कि ठीक है यार, F3 के केस में रोटेशन ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं F4। क्या F4 रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या F4 भी रोटेट करेगा? ऑब्जर्व करो कि F4 रोटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मैं बोल रहा हूं कि F4 किसी थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है, बताओ रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी से सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्या F4 रोटेट करेगा? केशव बोल रहे हैं नहीं करेगा, राहुल बोल रहा है करेगा। चलो देखते हैं अभी स्नेहा का क्या कहना है इस बारे में और यश का क्या कहना है। जल्दी से, अपने ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है यूट्यूब पर और साथ में लाइव क्लास में भी चल रहा है, तो जल्दी से बताओ कि क्या F4 रोटेशन देगा कि नहीं देगा? किसी तरह की देगा, थोड़ा सा करेगा। चलो देखते हैं। अब मैं इस डायग्राम को 2 मिनट के लिए बाकी फोर्सेस को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अगर मैं F4 को ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे यह नजर आ रहा है कि F4 के 2 कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। एक तो ये F4 cos थीटा और एक ये कंपोनेंट बनाया जा सकता है F4 sin थीटा। यानी कि इसका ये वाला जो कंपोनेंट है F4 sin थीटा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। F4 sin थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि F4 भी रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि F4 का एक कंपोनेंट है F4 sin थीटा विच विल रोटेट द सिस्टम। तो यहां से बच्चों मुझे एक चीज जो समझ आ रही है, मुझे ये चीज समझ आ रही है। देखो, पहली बात, इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है? नोट्स साथ साथ बनाते रहो, यही आपका यूट्यूब लेक्चर है, यही आपकी लाइव क्लास है, नोट्स इसी में से बनेंगे। कंक्लूजन क्या है इस एक्टिविटी का? इस एक्टिविटी का कंक्लूजन नंबर 1, ओनली दोज फोर्सेस which are perpendicular to R, perpendicular to R, R का मतलब है कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि ये मेरा पॉइंट फिक्स है, इसके जो भी परपेंडिकुलर फोर्सेस है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है इसमें टॉर्क लाने के लिए। तो मैं लिख रहा हूं ओनली दोज फोर्सेस विच आर परपेंडिकुलर टू R विल प्रोड्यूस टॉर्क, राइट। चाहे वो F4 हो, चाहे वो यहां वाला F2 हो, F2 नहीं सॉरी यहां पर था F3 में भी, चाहे वो यहां वाला क्या हो F3 हो। F3 इज परपेंडिकुलर टू R, F2 था यहां पर, है ना, F2 था कि क्या था यहां पर F3। कहने का मतलब जो भी यहां पर फोर्स था वो परपेंडिकुलर टू R था, रोटेट किया उसने।
तो इसका मतलब वो सभी फोर्सेस जो परपेंडिकुलर है आर के, वो सभी के सभी प्रोड्यूस कर सकते हैं टॉर्क। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, इफ आर इंक्रीजेस देन टॉर्क आल्सो इंक्रीजेस। जितना ज्यादा दूरी पर फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा दूरी पर फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। तो आर की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट या उतना ज्यादा टॉर्क। ये बातें लिख लो जल्दी से, ये बात जल्दी से लिख ली जाए, जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, राइट। चलो अब मैं ये टॉर्क की डेफिनेशन 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं। चलो अब इसको कुछ और कॉमन लाइफ एग्जांपल से समझते। सी, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है और आपने इस नट बोल्ट, इस पेंच को कसना है, तो कुछ ऐसा डिवाइस आपके पास है, ये सभी के घर में होगा, कुछ ऐसा डिवाइस, इसकी है आर्म एक, इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इस नट को अगर आप हाथ से कसते हो तो बहुत मुश्किल होता, नहीं कसा जाता, बट आप क्या यूज करते हो, वो नट बोल्ट ऐसे इसको कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं इसको। अगर मैं फोर्स यहां पर लगाऊंगा F1 और एक फोर्स लगाऊंगा यहां पर F2, किस केस में, ये मान लो ये दूरी है 2 सेंटीमीटर की और ये दूरी है यहां पर 7 सेंटीमीटर की। F1 लग रहा है 2 सेंटीमीटर पर, F2 लग रहा है 7 सेंटीमीटर पर। किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 2 में या 1 में? किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा आपका, सोचो। 1 में ज्यादा फोर्स लगेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 बहुत इजीली इसको कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देखो बिल्कुल अभी देता हूँ। अगर आप अभी आपके घर में आसपास कहीं पर भी रूम हो, आप क्या करो, सबसे छोटे वाली उंगली से बिल्कुल रूम का दरवाजे का जो लास्ट पॉइंट है उससे दरवाजा ओपन करो, फिर उसी छोटी उंगली से दरवाजे के सेंटर में जो ओपन करने की कोशिश करो, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। एक बार साहिल जरा ट्राई कर। सबसे छोटी उंगली, अगर आपके आसपास की दरवाजा हो, सबसे छोटी उंगली से दरवाजे के बिल्कुल एंड पर, दरवाजे के बिल्कुल एंड पर ऊपर से, हाँ, अब इसको बीच में से खोलने की कोशिश कर, ऊपर से ऐसे, कैसे, हाँ ऊपर से ऐसे, हाँ खोलने की कोशिश कर। खोलेगा कैसे दोबारा, तो हाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, और अब इधर की तरफ, हाँ है ना। तो ये बिल्कुल, पेजेस कैसे पलटते हो आप, आपकी नोटबुक के पेजेस आप सबसे कॉर्नर से ऐसे खिसकाते हो, है ना, बीच में थोड़ी खिसका के साइड में रखते हो। तो ये कॉमन लाइफ एग्जांपल है। जितना ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा फोर्स, उतना फोर्स कम लगेगा। एक बार ना हम एक काम करते हैं, पहले टॉर्क को डिफाइन कर लेते हैं। तो टॉर्क मुझे ये समझ आ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। टॉर्क का फॉर्मूला है कि आर इंटू में एफ साइन थीटा। फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट जो कि परपेंडिकुलर था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल पर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर लो, इस एंड को फिक्स कर दिया, ये दूरी कितनी है आर, राइट। और फोर्स अगर आप ऐसे लगा रहे हो इस तरह से, तो कौन सा कंपोनेंट टॉर्क लेकर आएगा, ये वाला। ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा, है ना। अगर ये एंगल थीटा बनाऊं तो अब यहां पर मुझे पता लग रहा है ना कि एफ साइन थीटा विल ब्रिंग सम टॉर्क। अगर मैं बिल्कुल थीटा को 90 डिग्री पर ले रहा हूं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ, डेट विल बी मैक्सिमम। अगर मैं 0 डिग्री पर ले जाऊं, मान लो मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं 0 डिग्री पर, साइन 0 कितना होता है 0, तो टॉर्क आएगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा बच्चों, मुझे लेना पड़ेगा आर इंटू में एफ साइन थीटा, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, टर्निंग इफेक्ट। आर का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से लेकर उस फोर्स तक की दूरी जहां पर आप इसको लगा रहे हो। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज बेसिकली आर और आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इससे मुझे टॉर्क मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और जो समझनी है आपने, देखो टॉर्क को मैं ऐसे लिख रहा हूं आर एफ साइन थीटा, तो यानी कि इसको ये भी लिखा जा सकता है टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। वाई, बिकॉज आर एफ साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, आर क्रॉस एफ। इससे एक बात पता लगती है कि अगर मैं टॉर्क को आर क्रॉस एफ लिख रहा हूं तो डेट मीन्स मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, आर क्रॉस एफ और साथ में क्या, डायरेक्शन भी तो होगी, मतलब ऐसे आर क्रॉस एफ लिख दो या ऐसे लिख दो,
टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, साथ में क्या, एन कैप। यहां पर मुझे यह समझना है कि जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर आएगा हमेशा और परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको जल्दी से पहले नोट डाउन करो, फिर मैं एक एग्जांपल पर आ रहा हूं, फिर आपको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। और यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की यूज किया, इसको नोट डाउन करो, जब हो जाए तो डन लिख देना। चलो एक डेली लाइफ एग्जांपल पर आ रहा हूं, फिर मैं आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। देखो मैंने क्या किया बेटा, एक डिस्क ली, डिस्क के ऊपर मैंने धागा लपेट रखा है। ये धागे की ये जो स्ट्रिंग है वो ये है, ये धागा एक, ठीक है। जब मैं इस धागे को अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा तेजी से, इमेजिन करना इसके बीचों बीच क्या, एक सपोज करो एक वायर जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है, बीचों बीच एक वायर जा रही है। जब मैं इस धागे को ऐसे खींचूंगा, आपको लगता है कुछ ऐसा कि ऐसा धागा खींचने से या तो ये फिरकी ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी? ऐसा आपने विजुलाइज किया होगा। जब भी आप धागे को ऐसे खींचोगे इस गोल से ऑब्जेक्ट में, तो ये या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं ध्यान से देखूं, सेंट्रल एक्सिस के ये क्या हो गया, रेडियस आर, और इस आर के परपेंडिकुलर में फोर्स ये लगा रहा हूं। अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट्स बनाऊं ढंग से, तो देखो ये था आर, सेंटर ऑफ रोटेशन से आर की वैल्यू ये रही, और फोर्स में कैसे लगा रहा हूं, देखो आर की डायरेक्शन अगर मैं देखूं, आर की डायरेक्शन क्या है, अलोंग आई कैप। फोर्स कहां पर लगा रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं के कैप बाहर की तरफ, लेकिन ये घूम कहां पर रहा है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा ही है। तो क्या ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाना इसका वाई एक्सिस है, आर अलोंग आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस, फोर्स लगाया अलोंग के कैप यानी कि जेड एक्सिस। लेकिन ये मूवमेंट कहां पर कर रहा है, ऊपर नीचे। इससे मुझे पता लगा कि टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आर के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं, इट इज बेसिकली आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये भी मैं निकाल सकता हूं। मैंने आपको डायरेक्शन निकालनी सिखा रखी है। देखो आर क्रॉस एफ का मतलब क्या है, इसको मैं 2 मिनट के लिए रब कर रहा हूं। जब हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डिफाइन किया था, मैंने बोला था ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या लगाया था, एन कैप। याद करो आई कैप क्रॉस के कैप कैसे सीखा था हमने, और आई कैप क्रॉस जे कैप कैसे निकालना सीखा था। मैंने आपको ऐसे सिखाया था कुछ, अगर ये आई कैप है और ये जे कैप है, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो एरो को ऐसे घुमा दो आई से जे की तरफ, राइट हैंड का पाम आई कैप क्रॉस जे कैप बाहर की तरफ आ गया, आई कैप क्रॉस जे कैप बाहर की तरफ आ गया। यहां पर रोटेशन देखें, देखो आर की वैल्यू कहां पर है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। फोर्स का लग रहा है इधर, राइट। तो सॉरी आर, ये देखूंगा ना ऐसे में, आर क्रॉस के करना, देखो यहां पर ऐसे है ये आर क्रॉस के, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल तो ये वाला बन रहा है अंदर की तरफ। स्मॉलेस्ट एंगल देखता हूं वेक्टर्स के बीच में, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा बन रहा है अंदर की तरफ, ये थीटा, यानी कि 90 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, देखो आर वेक्टर क्रॉस बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, क्रॉस के वेक्टर, आर मतलब आर कैप क्रॉस के, आर क्रॉस के, यानी कि आर क्रॉस एफ, फोर्स बाहर की तरफ, आर क्रॉस एफ तो ऊपर की तरफ जा रहा है ये। इसको देखो अगर नोटबुक पे देखो ढंग से, आर फोर्स बाहर की तरफ तो ऊपर की तरफ, यानी कि अगर इस धागे को मैं अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा तो ये जो डिस्क है ये घूमकर कहां पर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि इस पर टॉर्क क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ये बात क्लियर हुई सबको। वरना सबसे कॉमन एग्जांपल, अगर आपने बचपन में वो फिरकी उड़ाई हो जिसके ऊपर वो पंख लगे होते हैं और एक डंडी होती है, उसको जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो, आप फोर्स तो अपनी तरफ लगा रहे हो, फोर्स अपनी तरफ लगाया, ठीक है, और वो फिरकी पे फोर्स लगाने से वो क्या ऊपर की तरफ उड़ रही है, रोटेशन ऊपर की तरफ मिल रही है उसको, राइट। तो वो भी क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ टॉर्क का। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये वाले डिस्क आप बना लो और इसको आप लिख सकते हो कि फोर्स एक्टिंग along k cap perpendicular to r, and we will see rotation in disk in upward direction
ड्यू टू टॉर्क। ठीक है, इसको प्लीज बना लीजिए जरा। फ्रिक्शन को इग्नोर करो, भी फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे यहां पर, फ्रिक्शन को भी काउंट नहीं करें। फ्रिक्शन वाला भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे फ्रिक्शन भी ध्यान आ गया। फ्रिक्शन से भी हम एक एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं टॉर्क का। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आता हूं फ्रिक्शन वाले एग्जांपल पे भी। फ्रिक्शन भी इसलिए, देखो कोई बॉडी रोटेट इसलिए कर रही है किसी सरफेस पर क्योंकि फ्रिक्शन है, वो बताता हूं कैसे। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, हाउ फ्रिक्शन हेल्प्स इन रोलिंग, और टॉर्क कहां से आएगा वहां पर, ये भी देख लेते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए। चलो, जस्ट इमेजिन कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, जस्ट इमेजिन कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर एक बहुत बड़ा पत्थर गोल बिल्कुल मैंने बना दिया ऐसे। ठीक है, अब मुझे एक बात बता, अगर यहां पर फ्रिक्शन है, अगर यहां पर फ्रिक्शन नॉन जीरो है तो बॉडी तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी ऊपर नीचे से रोटेट करेगा। अगर फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन से तो बॉडी रोल करती है। अगर यहां पर फ्रिक्शन ना हो तो ये पी पॉइंट हमेशा ऊपर है और बॉडी स्लाइड होकर ऐसे नीचे आ जाएगी। जस्ट विजुअलाइज दिस थिंग, अगर फ्रिक्शन है तो बॉडी रोटेट करेगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी हमेशा स्लाइड करेगी। अब हम ये देखते हैं कि यहां पर टॉर्क कैसे आया, देखें। चलो, अब ये एक बॉडी है जिसका जो रेडियस है वो ऐसे होगा r, ठीक है। इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे एक्ट करेगा, पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ऐसे पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर भी एक टॉर्क लग रहा है? क्यों? क्योंकि r के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे ये बॉडी क्या कर रही है, बॉडी रिवॉल्व कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना। लेकिन इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क हम क्या बोलते हैं उसको, इस पे लगने वाला टॉर्क जो है हम वो ज़्यादा काउंट नहीं कर पाएंगे या एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉडी सफेरिकल है और ये बॉडी क्या पसंद करेगी, रोल करना, सामने की तरफ जाना रोल करते हुए। यहाँ पर जो ये वाला फोर्स है ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये घूमता घूमता से बाहर निकल आएगा, क्योंकि अगर मैं आर क्रॉस एफ देखूँ, आर क्रॉस एफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो आर क्रॉस एफ कर रहे ना, थीटा ऐसे घुमा दो, लो आर, ये रहा आर क्रॉस एफ इनवर्ड, लगने वाला टॉर्क तो अंदर की तरफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी ऐसे घूमते घूमते के अंदर चली जाएगी। बहुत हैवी बॉडी है क्योंकि इसके पास सामने की तरफ ज्यादा मोमेंटम है, इसलिए क्या ये रोल करना पसंद करेगी। बस मेरा पॉइंट इतना सा है कि यहां पर इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, हेंस इट इज again rotating the body and causing a turning effect। ठीक है, तो यहां पर भी वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। कौन सा फोर्स? जो परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलो, अब हम उसी वो स्क्रू ड्राइवर वाले, अच्छा ये चीज क्लियर हो रही है सबको? जल्दी से, अगर सब कुछ क्लियर तो जल्दी से एक यस लिख दो। अगर चीजें क्लियर है तो जल्दी से यस लिख दो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। सी, अब वो स्क्रू ड्राइवर वाले एग्जांपल में दोबारा आता हूं। अगर मैं बोलूं यहां पर टॉर्क का मतलब क्या, आर एफ साइन थीटा है ना, तो एक काम करो ना, टॉर्क डिवाइड बाय आर और यहां पर लिख लो एफ साइन थीटा। ठीक है, मुझे ये चीज पता लग रही है, यहां पर चाहो तो साइन थीटा को भी नीचे ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या ये बोल दो कि थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री है, तो टॉर्क बाय आर इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। अगर मैं मान लो फोर्स को 90 डिग्री पर लगा रहा हूं तो यहां पर टॉर्क बाय आर इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। इससे मुझे एक चीज पता लग रही है, देखो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ज्यादा आर कम एफ, जितना ज्यादा आर होगा उतना एफ कम लगाना पड़ेगा। एग्जांपल आपके सामने है लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए जरा, अभी मैं आपको दोबारा से उसी एग्जांपल पे लेकर जा रहा हूं। जितना ज्यादा आर उतना कम एफ। कैसे? इस नट बोल्ट को अगर मुझे ओपन करना है, इस नट बोल्ट को मुझे ओपन करना है तो मुझे दो तरह के स्क्रू ड्राइवर दे रखे हैं। एक दे रखा है स्क्रू ड्राइवर नंबर 1 और एक दे रखा है ये स्क्रू ड्राइवर नंबर 2। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कौन सा मैं प्रेफर करूंगा नट को खोलने के लिए? कौन सा सही रहेगा, 1 या 2?
कॉमन सेंस, 1 या 2, कौन सा स्क्रू ड्राइवर बढ़िया है? आई विल प्रेफर दैट स्क्रू ड्राइवर जिसकी आर्म लंबी हो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आर होगा, जितना ज्यादा आर होगा, इसके लिए R1, इसके लिए R2 है। अब मुझे साफ पता लग रहा है कि अगर मैं यहां पर इसके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर फोर्स लगाऊं परपेंडिकुलर, यहां पर लगाऊंगा F1 फोर्स, यहां पर लगाऊंगा F2 फोर्स, तो यहां पर समझ आ रहा है कि R1 इज ग्रेटर, या R1 की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो R2 की वैल्यू क्या है? बहुत कम, जिसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा, एस यू कैन सी फ्रॉम द रिलेशन। तो एक सीबीएसई का क्वेश्चन बनता है, व्हाई स्क्रू ड्राइवर विद अ लॉन्गर आर्म इज प्रेफर्ड ओवर शॉर्टर आर्म? बिकॉज इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर देन देयर विल बी लेस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। यही चीज कहां पर अप्लाई होगी? मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर आपने उठाना है और आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा इसका, पर हाँ कुछ बोलते होंगे इसको जरूर। तो अगर मैं फोर्स यहां पर लगाऊंगा तो बहुत कम फोर्स में पत्थर को लुढ़का दूंगा, लेकिन अगर यही फोर्स मैं यहां पर लगाऊंगा तो शायद लुढ़का ना पाऊं। जितना दूर फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा मैं इसको इजीली लुढ़का पाऊंगा, क्योंकि यहां पर कम फोर्स की जरूरत होगी, राइट? सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ टॉर्क। टॉर्क के कंसेप्ट सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ नई चीजों पे चलते हैं, राइट? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये काम की चीजें। तो कपल ऑफ फोर्सेस को देखो ऐसे समझा जा सकता है बच्चों। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सपोज करो हमारे पास एक रोड है, ये कुछ ऐसे, ठीक है? ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या है? O। ये इसका एंड A है और ये इसका एंड B है। अगर मैं यहां पर एक धागा बांधूं और यहां पर भी एक धागा बांधूं, यहां पर मैं इसको खींच रहा हूं धागे से, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगाकर, और यहां पर मैं इसको खींच रहा हूं सामने की तरफ, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगाकर, तो मैं ये बोलूंगा कि इस बॉडी के अंदर कभी भी देयर विल बी अ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ऐसा करने से ये बॉडी जस्ट सीधी हो जाएगी, लेकिन ना तो उधर जाएगी ना इधर जाएगी। ऐसा करने से जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, यहां पर एक्चुअल में क्या लग रहा है? एक F1 फोर्स जो कि कहां पर लग रहा है? अलोंग आई कैप लग रहा है। और एक क्या लग रहा है? एक F2 फोर्स जो कि कहां लग रहा है? माइनस आई कैप लग रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, राइट? तो जब एक बॉडी के दो एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, कभी भी बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर सकती, यानी कि लीनियरली ना उधर मूव कर सकती ना इधर मूव कर सकती। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर जो सम ऑफ नेट फोर्स है वो क्या है? 0 है। सम ऑफ फोर्सेस इज 0। कहां पर? अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस में फोर्स लगा रहा हूं, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आ गया। अब ये बॉडी रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो एक काम करो ना, देखो रोटेट करेगी तो एक काम करो, ऐसे करो, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर ले आओ, ऐसे पॉइंट O, और इस फोर्स का, अब देखो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है मैं यहां पर मीट करा रहा हूं, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मैंने यहां पर मीट करा दिया। अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है एक्चुअल में, जो इन बिटवीन स्किप हो गया। सी, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट हमने फिक्स कर रखा है, तो मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया F1, अब इस F1 का जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको अगर मैं बैक एक्सटेंड करूं तो वो मेरे इस फिक्स पार्ट को क्या इसमें से पास हो रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन मिलेगी, मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन passes through एक्सिस, कौन सी फिक्स एक्सिस या फिक्स पॉइंट या पाइवोटेड पॉइंट्स, देयर विल नॉट बी एनी रोटेशन, राइट? लेकिन जब भी लाइन ऑफ एक्शन, Whenever लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स को अगर आप बैक एक्सटेंड कर रहे हो, उसकी लाइन चेक कर रहे हो कि एक्चुअल में वो कहां पर, जब भी लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू फिक्स एक्सिस होगा या फिक्स पॉइंट के अबाउट होगा, देयर विल बी रोटेशन।
राइट। तो यहां पर मुझे ये समझ आ रहा है कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा पीछे की तरफ, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा यहां पर, राइट। अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट ओ पर मीट कर रहा है। अगर मुझे इस पर नेट टॉर्क निकालना है तो देखो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी कहां पर रोटेट करना चाहेगी, नीचे की तरफ। इसकी वजह से बॉडी ऐसे रोटेट करना चाहेगी, राइट। तो ये रोटेशन दिखा दी मैंने, ऐसे रोटेट करना चाह रही है। इसकी वजह से कहां पर रोटेट करना चाहेगी, ऐसे ऊपर की तरफ। तो यहां पर मैंने रोटेशन दिखा दी ओमेगा। अब एक रोटेशन तो इसमें कैसी है, एक रोटेशन है एंटी, एक रोटेशन है कैसी, क्लॉकवाइज, और एक कैसी है, सॉरी ये, हाँ दोनों की दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन ही तो है इसके अंदर। देखो ये रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, ये वाली भी कैसी है, क्लॉकवाइज। अगर इसको आप देखो ध्यान से तो रोटेशन के सेम तरह की है। तो यानी कि ये बॉडी ऐसे घूमना प्रेफर करेगी, ये बॉडी कुछ टाइम बाद कैसी हो जाएगी, ऐसे सीधी हो जाएगी इस तरह से। एक बार ये डायग्राम बना लो इससे पहले कि डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाए आपके लिए। ये सामने जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, फिर मैं समझाता हूं इसको आगे। सी, तो अब यहां पर इसको देखो करने का तरीका क्या है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। मतलब अगर मैं सेंट्रल लाइन पास कर दूं सेंटर एक्सिस से ऐसे, ठीक है, ये थीटा है तो सामने की तरफ ये पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लो इस रोड की लेंथ क्या थी, एल थी, मान लो इस रोड की लेंथ एल थी, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आप एक काम करो ना, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो आप। अगर मैं यहां पर ए ओ को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं बेस, और इसको बोल रहा हूं हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर ट्रायंगल उठाऊं मैं, ट्रायंगल ए ओ और ये वाला ट्रायंगल मान लो बी है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, गलत, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूज कितना है, एल, तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा इक्वल्स टू पी। यानी कि इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एल साइन थीटा आ गई। तो यानी कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, कोई भी एक फोर्स, दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कोई भी एक फोर्स पिक कर लो। ये फोर्स कितना है आपके पास, एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपके पास, एल साइन थीटा। तो टॉर्क कितना होगा बच्चों, एफ एल साइन थीटा। दिस विल बी द टॉर्क इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे देन यू कैन कैलकुलेट टॉर्क। जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है यहाँ पर, और आप इस तरह से निकाल देना। इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं देयर विल बी ओनली रोटेशनल मोशन बट ट्रांसलेटरी मोशन विल बी 0। ये बिल्कुल आपके पंखे वाला एग्जांपल है। जैसे कि पंखा घूम रहा है, वो एक फिक्स एक्सिस पर घूमता जा रहा है, इधर उधर कहीं मूव नहीं कर सकता वो, राइट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लाइक कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि ये फोर्सेस रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं एक चीज आपको और डिफाइन करता हूं, क्या आप इसको भी कपल ऑफ फोर्सेस बोल सकते हो, जैसे कि मैं भी बना रहा हूं। अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक फोर्स लगा दिया F1 यहां पर, एक फोर्स लगा दिया F2 यहां पर। नाउ दीज टू फोर्सेस आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर में से। ये इनके लाइन ऑफ एक्शन में जरा सा भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। यही मेरा टॉर्क था ना, दोनों के फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, और मुझे साफ पता लग रहा है किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। तो मैं बोल दूंगा दीज फोर्सेस आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट बट विल नॉट फॉर्म torque, will not form couple and produce torque and not produce torque. जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं।
अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, अब व्हाट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर एज के ऊपर एक डंडे को बैलेंस कर दिया कुछ ऐसे, और यहां पर इसके साथ एक बॉक्स बांध दिया m1 मास का, और सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, मान लो d या d1 मान लो दूरी। दूसरे एज पर भी आपने d2 दूरी पर एक बॉक्स बांध दिया जिसका मास कितना है m2। देखो जरूरी नहीं है कि d1 हमेशा d2 के इक्वल हो, पहली बात d1 d2 से अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा मास यहाँ पर होगा तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है। ज़्यादा मास यहाँ होगा तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, देखो ये कैसे रोटेशन देना चाह रहा है, ये रोटेशन देना चाह रहा है ऐसे, और ये भी रोटेशन कैसे देना चाह रहा है, ये रोटेशन देना चाह रहा है ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ये बॉडी तो मैंने बैलेंस कर रखी है, ये बॉडी तो मैंने बैलेंस कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर देर इज ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। बट हाँ, अगर मैं इसको इधर की तरफ सरका दूँ तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, इसको इधर की तरफ सरका दूँ तो ये ऐसे नीचे की तरफ घूमना चाहेगा, यानी कि ये भी एक क्लॉकवाइज टॉर्क देना चाहेगा और ये एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना चाहेगा, लेकिन दोनों को मैंने क्या कर रखा है, अभी बैलेंस कर रखा है इस पॉइंट पर। तो इस सिचुएशन को, इफ देर इज नो रोटेशन इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्या यहां पर भी परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं? तो बिल्कुल लग रहे हैं यार। देखो ये रहा एक्सिस, इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना लिया आपने, d1, और d1 के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, लग रहा है एक तरह से यहां पर लग रहा है m1 जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां पर क्या लग रहा है, परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m2 जी, राइट। तो यहां पर भी r के परपेंडिकुलर फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी में किसी तरह की कोई रोटेशन नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सी इफ देर इज नो रोटेशन इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड या ऑन एप्लीकेशन perpendicular forces on R, then system is said to be rotational equilibrium. ये लाइव क्लासेस में इतनी थ्योरी इसलिए लिखवाई जा रही है क्योंकि यही लाइव क्लास अब आपकी शूट हो रही है यूट्यूब पर, इसलिए इसमें मैं थ्योरेटिकल कंटेंट ज़्यादा दे रहा हूँ, वरना लाइव क्लास में मैं उड़ा देता है इस टॉपिक को कब का। तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, लाइव क्लास में आप नोट्स बना पाओगे बहुत इजीली, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स यानी कि m1g इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1, इट शुड बी बैलेंस बाय m2g इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2। ये दोनों टॉर्क यानी कि ये भी एक टॉर्क है। अच्छा इसको ऐसे लिखूंगा ना, d1 sin 90, देखो d1 sin 90 लिख दूं ऐसे, नीचे ये लगने वाला फोर्स कितना है, मान लो F1, ऐसे लिख देता हूं, देखो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये वाला फोर्स क्या है, मान लो F1, किसके परपेंडिकुलर है, d1, और एंगल क्या है, साइन थीटा मान लेते हैं अभी। इट शुड बी इक्वल टू F2 d2 साइन थीटा। अब मुझे पता है कि थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा F1 d1 इक्वल्स टू F2 d2, और F1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, m1g d1 इक्वल्स टू m2g d2। तो दिस इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम यू कैन सिंपली से F1 r1 शुड बी इक्वल टू F2 r2। अगर मुझे यहाँ पर बोल दिया जाए कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ये वाला मुझे मास ना दे, मुझे बोल दिया जाए कि ये भाई मास x है, ठीक है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर जी, या 12 सेंटीमीटर, ये मास कितना है जी, ये 7 kg, क्या मैं वो निकाल पाऊंगा, निकाल पाऊंगा, बहुत इजीली निकाल पाऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपको वैसा लग रहा होगा जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था, m1 r1 प्लस m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाऊंगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, जल्दी से बताओ।
तो ठीक हो बच्चों, यही था आज के लिए लेक्चर में। आई होप आपको टॉर्क समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।